पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10th क्वेश्चन तक कर लिया था कि द एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन फाउंड इन ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? कौन सा था? सल्फर था। ठीक है। तो कल एक छोटा सा ही वीडियो था, पिछला वीडियो एक छोटा सा ही वीडियो था। इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे। ठीक है। और कोशिश करेंगे कि कम से कम 50 तक इस वीडियो में कवर कर लिया जाए। ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा। फिर वही आपका कॉपी एंड पेन, कलम। ठीक है, अपने पास होना चाहिए। जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, उसको क्या कर लेना, आपको नोट कर लेना। ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा उसको आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना। और उसके बाद एक और चीज़, अगर पिछले वीडियो में किसी भी तरह का डाउट है, या तो आप क्लास में आ करके पूछ लीजिएगा, या तो आप क्लास में आ जा करके पूछ लीजिएगा कि सर ये कैसे हो गया, हमको नहीं समझ में आया। या फिर आप नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि सर ये कैसे हो गया, इसको समझ में नहीं आ रहा है। या तो अगले वीडियो में उसको, उस कमेंट को का रिप्लाई या तो वहीं पे दे देंगे, या फिर अगले वीडियो में इस चीज़ को बता दिया करेंगे। ठीक है। तो ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और थोड़ा सा आज स्पीड करेंगे, कल बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था। ठीक है, तो आज थोड़ा सा स्पीड करेंगे। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा हैलोजन है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? पीछे हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, ये पहला बार नहीं है, हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसका होगा रिडक्शन। इसका क्या होगा? रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिडक्शन किसका होता है? जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, कौन आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन लेगा। यहाँ पे अपने पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ठीक है, आप जानते हैं फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, क्लोरीन का साइज उससे बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद ब्रोमीन का साइज उससे भी बड़ा होगा और आयोडीन का साइज उससे भी बड़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब है, इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज होता है? माइनस। और उसको कौन खींचेगा? जो बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो जिसका साइज छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाएगा, जिसका साइज बड़ा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा लेट से आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता सबसे ज्यादा किसके पास होगा? इस चारों में से फ्लोरीन के पास सबसे ज्यादा किसका होता है? फ्लोरीन के। ठीक है, तो कहा जाता है विच द फॉलोइंग हैलोजन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा स्ट्रॉन्ग? वही बात बोले हैं कि सब जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा वो उतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो फ्लोरीन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसलिए फ्लोरीन है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरीके से अगर आपको कहा जाए कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, क्या बोले हम? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कौन? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कौन? जिसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होता है? जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा यानी छोड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कौन? जो जिसका साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा? जिसका साइज बड़ा होगा, प्लस और माइनस के बीच में यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा। नज़दीक रहेगा तो ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ पाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा। लेकिन अगर दूर है तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना आसान होगा। तो जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? अपने पास कौन है? आयोडीन। आयोडीन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब पूछा गया था आपसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो आपका होगा फ्लोरीन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फास्फोरस इज मोर स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है इस फास्फोरस में? आप जानते हैं व्हाइट फास्फोरस बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है।
ठीक है, व्हाइट फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये थोड़ा-सा भी अगर इसमें क्या एयर के संपर्क में अगर ये थोड़ा-सा भी आ जाए, तो ये क्या कर लेता है, इसमें आग पकड़ लेता है, ठीक है? उसके बाद थोड़ा-सा ज़्यादा व्हाइट से ज़्यादा स्टेबल होता है रेड, लेकिन रेड से भी ज़्यादा स्टेबल होता है कौन? ब्लैक। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? तो आपसे पूछा था मोस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? सबसे ज़्यादा कौन होगा? ब्लैक फास्फोरस। सबसे ज़्यादा कौन होगा? ब्लैक फास्फोरस, ठीक है? सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ब्लैक फास्फोरस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ऑन हीटिंग गिव्स। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को हीट करने पर क्या मिलेगा? ठीक है, तो समझिएगा कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड किसको कहते हैं? तो हम आपको पढ़ाए होंगे कि फॉस्फोरस का फॉस्फोरस फॉस्फोरस का कुछ ऑक्सो एसिड होता है। एसिड भी ऑक्सो एसिड होता है, ठीक है? ऑक्सो एसिड यानी कि ऑक्सीजन भी होगा उसके एसिड में, ठीक है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बनेगा, ठीक है? तो फास्फोरस का कुछ ऑक्सो एसिड होता है। कौन कौन होता है हम आपको बहुत 5-6 लिखवाए होंगे, ठीक है? पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है? जिसमें से एक था आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थो ऑर्थोफॉस्फोरिक फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है? तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में का फॉर्मूला क्या होता है? ऑर्थो एसिड फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है H3PO4। क्या होता है फॉर्मूला? H3PO4। H3PO4 जिसको हम लोग नॉर्मल फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। फॉस्फोरिक एसिड पूरा नाम क्या होता है? ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, लेकिन H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड भी फॉस फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है? तो कह रहा है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को हम लोग क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो इसमें से क्या मिलेगा? ठीक है? आपको लिखाया गया होगा, अगर आप देखिएगा तो आपको मिलेगा कॉपी में, अपने नोट्स में जब आप देखेंगे, ठीक है? तो ये इस तरीके का है, आपके बुक में भी है, प्लस में आपके नोट्स में भी ये चीज़ लिखाया गया था, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनता है? यहाँ पे दिखाया गया है कि कौन बनता कैसे है, ठीक है? प्रिपरेशन यहाँ पे बताया गया। प्रिपरेशन, ठीक है? ये रहा प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन, ठीक है? तो इसमें दिखाया गया कि प्रिपरेशन कैसे होता है। पायरोफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनता है? तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनता है जब हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं किसको? फॉस्फोरिक एसिड को। किसको हीट करते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का ही दूसरा का नाम क्या है? ऑर्थो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो बताइए, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को जब गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या मिलेगा? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। याद रखेंगे, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को गर्म करने से क्या मिलेगा हमको? पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है? तो अब समझिए, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा आपका? पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? अब अगले का क्वेश्चन पे जाते हैं, 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? तो आप जानते हैं नाइट्रोजन कहाँ का है? ग्रुप नंबर 15 का। नाइट्रोजन हो गया आपका ग्रुप नंबर 15 का। ग्रुप नंबर 15 का नाइट्रोजन हो गया, और ग्रुप नंबर 16 का कौन हो गया आपका? ऑक्सीजन, ठीक है? आप यहाँ पे जानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो सबका आपको हमको लिखवा आप हम आपको लिखवाए होंगे, ठीक है? कि सब मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है। तो नाइट्रोजन के लिए क्या लिखवाए हैं?
नॉन मेटल होता है। ऑक्सीजन भी क्या होता है? नॉन मेटल। नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या होता है? नॉन मेटल। नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या होता है? नॉन मेटल। मेटल नहीं होगा, मेटलॉइड नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। तो 14 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला पढ़ते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाई। आपको 3 प्रोसेस लिखवाया गया था, याद होगा अगर आपको। एक था हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस, तीनों इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हैबर्स प्रोसेस से क्या बनता है? अमोनिया। हैबर्स प्रोसेस से बनता है अमोनिया। दूसरा का था आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और तीसरा का था आपका ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस। ठीक है, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से क्या बनता है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से बनेगा आपका नाइट्रिक एसिड, और हैबर्स प्रोसेस से क्या बनेगा? अमोनिया। ठीक है, ये नहीं होगा। 15 का हो गया बी। आप तीनों प्रोसेस को अच्छे से याद कर लेंगे, 5 नंबर के लायक है ये। अगला क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग रिएक्ट विद ग्लास। इसमें से कौन है जो ग्लास के साथ रिएक्शन करेगा? ठीक है, कौन ग्लास के साथ रिएक्शन करेगा? समझिएगा, जो ग्लास होता है जिसको हम लोग कांच कहते हैं, कांच, ठीक है, तो आप जानते हैं उस रेत से बनता है, रेत यानी बालू से बनता है। ठीक है, तो कोई भी बालू से नहीं बनता है, ये ना कि घर बनाने वाला बालू लेके रख कांच बना लेंगे, या फिर अ, जो मिट्टी वाला बालू होता है उससे लेके कांच बना लेंगे, नहीं, कोई भी बालू से नहीं बनता है, या फिर रेत किसी भी रेत से नहीं बनता है। उस रेत से बनता है जिनमें सिलिका का मात्रा पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्या पाया जाता है उसमें? सिलिका। सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है? SiO2। क्या फॉर्मूला होता है? SiO2। तो SiO2, तो यानी कि ग्लास जिससे बनता है, ग्लास में क्या होता है? SiO2, सिलिका। ग्लास में क्या होता है? सिलिका। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो सिलिका से कौन रिएक्शन करेगा? ग्लास से कौन रिएक्शन करेगा? इसका मतलब क्या है? सिलिका से कौन रिएक्शन करेगा? तो सिलिका से रिएक्शन करता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है सिलिका से रिएक्शन करता है SiO2 से, और बना लेता है SiF4। SiF4 यानी सिलिकन, सिलिकन टेट्रा, सिलिकन टेट्रा फ्लोराइड, सिलिकन टेट्रा फ्लोराइड। और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तब आप जानते हैं क्या बनेगा? H2O। तो ये रिएक्शन करता है कौन? HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन नहीं करता है, नाइट्रिक एसिड भी नहीं करता है, ऑल ऑफ दिस तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ग्लास के साथ कौन रिएक्शन करता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। कौन सा बॉन्ड है जो सबसे मजबूत होगा? तो फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड, या फिर क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड, या फिर आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड, या फिर ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सबसे छोटा होता है फ्लोरीन, उससे बड़ा होता है क्लोरीन, उससे बड़ा होता है ब्रोमीन, और उससे बड़ा होता है आयोडीन। तो जैसे जैसे हम साइज बढ़ाएंगे, जैसे जैसे साइज बढ़ाएंगे, बॉन्ड क्या होता जाएगा? कमजोर होता जाएगा, क्योंकि साइज बढ़ाएंगे तो बॉन्ड बड़ा होगा, बॉन्ड बड़ा होगा तो इसको तोड़ना आसान है, इसको तोड़ना आसान, इसका मतलब ये कमजोर है। उसके बाद इससे थोड़ा सा छोटा होगा ब्रोमीन, इससे छोटा होगा कौन? क्लोरीन। और सबसे छोटा कौन होता है? फ्लोरीन। तो सबसे छोटा कौन है? फ्लोरीन है। तो सबसे छोटा है तो सबसे मजबूत होना चाहिए, लेकिन सबसे मजबूत फ्लोरीन नहीं होता है, ब्रोमीन तो नहीं होगा। ठीक है, आयोडीन भी नहीं होगा, सबसे मजबूत ये सब कमजोर होता है। सबसे कम, सबसे मजबूत होना चाहिए था फ्लोरीन को, लेकिन फ्लोरीन से भी ज्यादा मजबूत होता है कौन? क्लोरीन। कारण आपको हम समझाए हुए थे, लेकिन फिर से समझिएगा कि फ्लोरीन सबसे मजबूत क्यों नहीं है? साइज तो छोटा है, लेकिन इस पे होता है लोन पेयर। क्या लोन पेयर होता है? 3 गो, 3 गो होता है इस पे लोन पेयर। ठीक है, और साइज बहुत क्या है? छोटा है। लोन पेयर किसका? तो इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज? माइनस, इधरो माइनस इधरो माइनस, तो नजदीक रहेगा दोनों माइनस, दोनों माइनस जब नजदीक रहेगा तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, माइनस माइनस के बीच में रिपल्सन होगा, दूर भगाएगा। दूर भगाया मतलब साथ रहना नहीं चाहेगा। अगर कोई आएगा और कहेगा बॉन्ड तोड़ दें, तो कहेगा तोड़ दो, भाग जाओ। ठीक है, तो ई बॉन्ड जो है जल्दी से टूट जाएगा। लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहता है लोन पेयर, तो फ्लोरीन से ज्यादा मजबूत हो जाता है कौन? क्लोरीन।
तो सबसे मजबूत बॉन्ड कौन होता है? क्लोरीन होता है। Cl का बॉन्ड सबसे मजबूत होता है। समझ में आ रहा है? साइज बढ़ाएंगे, लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड कमजोर होगा, तो सबसे कमजोर, उससे कमजोर ई, तो सबसे कमजोर सबसे मजबूत होना चाहिए था कौन? फ्लोरीन। लेकिन नहीं, फ्लोरीन से कम ज्यादा मजबूत होता है कौन? क्लोरीन होता है। ठीक है, कारण आपको बताते हैं, रिपल्सन के कारण। ठीक है, तो 17 का बी। 18 की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। तभी पढ़े फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड, और सवाल प्रोसेस से बनता है कौन सा? HNO3। फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है द ग्रुप वन एलिमेंट द ग्रुप वन एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज। इसको अच्छा से समझिएगा। कह रहा है कि पहला ग्रुप का जो एलिमेंट है किसमें? पीरियोडिक टेबल में, उसको किस नाम से जाना जाता है? वो किस नाम से जाना जाता है? तो समझिए, अब आपको कल हम पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि मोसले के द्वारा बनाया गया था, उसमें कितने ग्रुप हैं? सर ग्रुप उसमें 18 हैं। और पीरियड कितने हैं उसमें? पीरियड उसमें 7 हैं। ठीक है, तो ग्रुप 18 है तो सबका नाम अलग अलग है। जैसे पहला ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया, उसके बाद 3 से लेके 12 तक होता है, उसके बाद 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16, 17, 18। ठीक है, पहिलका ग्रुप का नाम होता है अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कली। अल्कली मेटल। ठीक है, अल्कली मेटल। अल्कली कहिए या फिर आप कहिए अल्कलाइन। अल्कलाइन मेटल। ठीक है, अल्कलाइन मेटल। ठीक है, दूसरा ग्रुप का नाम होता है अल अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल, दूसरा ग्रुप का नाम क्या होता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। 3 से लेके 12 जो कि डी ब्लॉक में आ जाता है, तो इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है 3 से 12। लेकिन 13 का नाम होता है बोरॉन फैमिली, क्योंकि बोरॉन से स्टार्ट होता है, तो बोरॉन फैमिली। ठीक है, अगला का नंबर 14 नंबर कौन होता है? कार्बन से स्टार्ट होता है, तो कार्बन फैमिली। 15 का नाइट्रोजन से स्टार्ट होता था, नाइट्रोजन फैमिली। 16 का ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, ऑक्सीजन फैमिली। लेकिन इसका नाम कुछ अलग होता है। अब नाइट्रोजन फैमिली तो कोई भी समझ जाएगा। 15 का नाम होता है पिक्टोजन। निक्टोजन, इसका नाम क्या होता है? निक्टोजन। ई से स्टार्ट होता है, निक्टोजन। निक्टोजन। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन फैमिली को 16 को कहा जाता है कैल्कोजन। कैल्कोजन। ठीक है, 17 का नाम होता है हैलोजन। 17 का नाम क्या होता है? हैलोजन। और 18 तो आप जानते होइएगा, इसको बोलते हैं नोबल गैस। नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस। इनर्ट गैस। तो अभी अच्छे से, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो लिख लीजिएगा और याद अभी कर लीजिए। पहला का नाम अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल। दूसरा का नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल। 13 का नाम बोरॉन फैमिली। 14 का नाम कार्बन फैमिली। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। लेकिन 15 का नाम जो कि नाइट्रोजन फैमिली है, उसको बोलते हैं निक्टोजेन। 16 का नाम ऑक्सीजन फैमिली है, लेकिन बोलते हैं कैल्कोजेन। 17 का नाम हैलोजेन। और 18 का नाम नोबेल गैस। पहला ग्रुप का बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्कलाइन मेटल। इनएक्टिव गैस, ये तो 18 हो गया आपका। अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड हो गया, नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? था कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। ठीक है, कार्बन को नाम रखेंगे तो आप जानते हैं कि महिला में होता है 1s, दूसरका में होता है 2s और 2p। सरका में कौन होता है? 2s और 2p। s में मैक्सिमम कितना रह सकता है? 2। s में मैक्सिमम कितना रह सकता है? 2। तो यहाँ पे देखिए 6 में से 2 इसको गया, 2 इसको गया, 4 बच गया, 4 हो गया, 2 बच्चा है, तब p में कितना जाएगा? 2। मैक्सिमम रह सकता है 6, लेकिन जाएगा कितना? 2। तो 1s2 2s2 और 2p2। 1s2 2s2 और 2p2, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 2 2 4 और 6 आप गिन कर भी बना सकते थे। 2 2 4 और 6, कार्बन 6 होता है, ये हो गया। 2 2 4 और 1 5 नहीं होगा। 2 2 4 और 3 7 नहीं होगा। 2 2 4 और 4 8 नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 20 हो गया। इसके बाद चलते हैं, बीएससी भी 2019 में पूछा गया था। 21 नंबर। 21 नंबर गैस क्वेश्चन कह रहा है कि द गैस विद द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला गैस कौन है? तो सुनिए, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है कि हीलियम का। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। समझे, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो भी नोबेल गैस सब है,
नोबेल गैस, इस सब का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। कारण क्या है? क्योंकि ये अकेले रहता है, एक में वीक वैन डेर वाल्स फोर्स लगा हुआ होता है, ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाता है, तो ये मजबूत नहीं होता है, ये अकेले रहता है। ठीक है। नोबेल गैस है, इनर्ट गैस है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत कमजोर होता है। फोर्स कमजोर होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? कम होता है। ठीक है। तो नोबेल गैस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो यहाँ पे नोबेल गैस में, अच्छा वो भी नोबेल गैस कौन कौन होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो सबसे कम कौन होगा? सबसे कम होगा हीलियम। तो आर्गन तो नहीं हो सकता क्योंकि तीसरा नंबर पे है। हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं क्योंकि नोबेल गैस नहीं है। तो हीलियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 22 देखते हैं आप। 22 कह रहा है विच द फॉलोइंग इज ए नोबेल गैस। कौन नोबेल गैस है? तो नोबेल गैस आप जानते हैं ग्रुप नंबर 18 कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। जेनॉन और रेडॉन। ठीक है। तो कौन कौन हो जाएगा यहाँ पे? हाइड्रोजन होगा क्या? नहीं। नाइट्रोजन होगा क्या? नहीं। तो कौन कौन होगा? हीलियम, नियॉन और आर्गन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डायाबेसिक एसिड इज। डायाबेसिक, आपको आपको बताते हैं जितना OH होता है उसी से आप हम लोग क्या बता करते हैं? बेसिसिटी। बेसिसिटी। ठीक है। OH से, OH से क्या पता करेंगे? बेसिसिटी। तो डायाबेसिक कौन है? इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें H2SO4 का, तो सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक, दो, तीन। एक, दो और तीन। ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए कितना ऑक्सीजन बच गया मेरे पास? ऑक्सीजन मेरे पास है कितना? तो ऑक्सीजन है चार। चार ऑक्सीजन है तो एक, दो और ये रहा तीन। चार में से एक यहाँ पे गया, तीन यहाँ पे हो गया। दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड है, इसको आप डबल बॉन्ड से बांध दीजिए क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो कितना OH है इसमें? एक OH, दो OH। दो OH मतलब OH दो है, मतलब ये क्या कहलाएगा? बेसिसिटी अगर दो है तो OH दो है तो बेसिसिटी दो है, है तो इसको बोलते हैं हम लोग डाया बेसिक। क्या बोलेंगे? डाया बेसिक। तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 24। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द लाइटेस्ट एंड मोस्ट ल्यूमिनस गैस। लाइटेस्ट यानी सबसे हल्का और मोस्ट ल्यूमिनस यानी चमकीला गैस कौन होता है? देखिए, तो यहाँ पे जो इसका आंसर एक्चुअल में होना चाहिए, वो होना चाहिए था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है और सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है। और ऑप्शन के हिसाब से जैसे हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, तो ये आपसे पूरे गैस में नहीं पूछ रहा है, ये आपसे सिर्फ नोबेल गैस में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? नोबेल गैस में। तो नोबेल गैस में सबसे हल्का कौन होता है? हीलियम। नोबेल गैस में सबसे हल्का कौन होता है? हीलियम। ठीक है। हीलियम होता है सबसे हल्का और सबसे ल्यूमिनस। एक्चुअल में अगर यहाँ पे ऑप्शन हाइड्रोजन कहीं ना कहीं होता तो हाइड्रोजन हो सकता, लेकिन आप कोई कहेगा कि सर नन ऑफ दीज भी था, नन ऑफ दीज मार दीजिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे नोबेल गैस का बात किया जा रहा है। तो नोबेल गैस का बात किया जा रहा है तो उसमें से कौन होगा? हीलियम। अगला देखते हैं 25। विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसके पास होगा? तो सबसे डाइपोल मोमेंट जानते हैं? चार्ज। क्या? चार्ज। चार्ज का डिफरेंस सबसे ज्यादा किस में होगा? अब जानते हैं फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, क्योंकि फ्लोरीन सबसे बड़ा गुंडा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में चार्ज का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा होगा। ये डेल्टा माइनस, इस पे आ जाएगा डेल्टा प्लस। दोनों में सब ये क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा खींच लेगा। खींच लेगा तो दोनों के बीच में चार्ज बहुत ज़्यादा आ जाएगा, चार्ज में डिफरेंस। इसलिए सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसके पास होगा? HF के पास। ठीक है। तो ये सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, तो हाई डाइपोल मोमेंट तो होगा लेकिन फ्लोरीन से कम होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट HF। अगला, द मेन सोर्स ऑफ नोबेल गैस। नोबेल गैस मेनली कहाँ से पाया जाता है? तो नोबेल गैस कहाँ पाया जाता है? तो नोबेल गैस पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। मेन सोर्स कहाँ है नोबेल गैस का? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जिसमें, अच्छा नोबेल गैस कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है। रेडॉन तो होता है रेडियो एक्टिव, तो इसको छोड़ दीजिए। ये सब देखिए, तो इसमें से सबसे ज्यादा नोबेल गैस कौन पाया जाता है? इसमें सबसे ज्यादा नोबेल गैस पाया जाता है
आर्गन। सबसे ज्यादा कौन सा नोबेल गैस पाया जाता है? आर्गन। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नोबेल गैस पाया जाता है आर्गन। मोस्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन? आर्गन। अच्छा, कल एक क्वेश्चन किए थे कि हीलियम का मेन सोर्स क्या है? हीलियम का मेन सोर्स होता है मोनाजाइट। क्या होता है? मोनाजाइट। मोनाजाइट, ठीक है। मोनाजाइट एक मिनरल है, एक मिनरल है, ठीक है। उसमें से हीलियम को अलग किया जाता है। और एक और चीज था उसके साथ साथ, मोनाजाइट में लिखा हुआ था सन, ठीक है। सन का क्या मतलब था? समझिएगा कि हीलियम सबसे ज्यादा पाया जाएगा कहाँ पे पाया जाता है? सन में पाया जाता है, सूरज में। क्योंकि सूरज में जो गर्मी, सूरज का गर्मी जो हम लोग को मिलता है उसमें कहाँ से आता है? तो उसमें हाइड्रोजन जो है वो किस में चेंज हो रहा होता है? हीलियम में। हाइड्रोजन किस में चेंज हो रहा होता है? हीलियम में। तो दोनों ऑप्शन था, एक मोनाजाइट भी ऑप्शन में था और एक सन भी था, दोनों साथ में था। या तो सन रहेगा तो सन मारिएगा, मोनाजाइट रहेगा तो क्या मारिएगा? मोनाजाइट मारिएगा। एक मिनरल होता है जिसको हम लोग जिसमें से हम लोग क्या निकालते हैं? हीलियम। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नोबेल गैस कौन पाया जाता है? नोबेल गैस में आर्गन। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन गैस पाया जाता था? नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन। नोबेल गैस में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? आर्गन। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला। भाई मैं क्वेश्चन कर रहा है, इन विच लिक्विड इज व्हाइट फॉस्फोरस केप? ठीक है, इसका मतलब हुआ कि व्हाइट फास्फोरस को इनमें से किस लिक्विड में रखा जाता है? व्हाइट फास्फोरस, तो आप जानते हैं व्हाइट फास्फोरस जिसको हवा से के संपर्क में आया तो उसमें एकदम आसानी से क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है, ठीक है। आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको किस में रखा जाता है? पानी में। व्हाइट फास्फोरस किस में रखा जाता है? पानी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सोडियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में। सोडियम को केरोसिन ऑयल में। लेकिन व्हाइट फास्फोरस को किस में रखा जाता है? पानी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 29। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन। हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? तो सब, यानी कह रहा है कि डिक्रीजिंग, यानी सबसे पहले कौन होगा? सबसे ज्यादा कौन? याद रखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ? डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग का मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा वाला, फिर उसे कम, फिर उसे कम, फिर उसे कम, फिर उसे कम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास है? तो आप जानते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केकरा पास होता है? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है किसके पास? फ्लोरीन के पास। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। तो यहाँ पे होगा सब डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर इसके बाद ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता जा रहा है, या ऐसे ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके का ऑप्शन रहेगा आपके सामने, पता कर सकते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड अटैक्स ग्लास? अभी कुछ देर पहले ही क्वेश्चन किए थे सब, कि कौन सा एसिड है जो किस पे अटैक करेगा? ग्लास पे। ग्लास में क्या बजाता है? सिलिका, SiO2। तो सिलिका में, सिलिका से कौन रिएक्शन करता है? HF बनाता है। सिलिका टेट्रा फ्लोराइड प्लस में क्या बनाता है? H2O बनाता है। किसके साथ? SiO2 के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बिस्मथ। बिस्मथ कहाँ का है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, एंटीमनी और बिस्मथ कहाँ का है? कौन ग्रुप का है? ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 का दो गो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होता है। एक होता है +3 और एक होता है +5। एक होता है +3 और एक होता है +5, ठीक है। तो कॉमन होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ये दोनों का। नाइट्रोजन +5 वाला नहीं बनाता है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। NCl5 नहीं बनता है नाइट्रोजन से, तो ये आप जानते होइएगा क्यों नहीं बनता है? ड्यू टू absent ऑफ क्या कहेगा? वैकेंट डी ऑर्बिट, ठीक है। तो नाइट्रोजन नहीं बनाता है, तो ये सब बनाएगा। ये सब बनाएगा तो पूछा जा रहा है कि कौन स्टेबल है बिस्मथ के लिए? बिस्मथ के लिए कौन स्टेबल है? +3 स्टेबल है कि +5 स्टेबल है? +6 तो होता ही नहीं, तो इसको तो पैसे कैंसिल कर दीजिए। समझिएगा, +5 वाला स्टेबल नहीं होगा। +5 वाला स्टेबल क्यों नहीं होगा? इनॉट पेयर इफेक्ट के कारण। इनॉट पेयर इफेक्ट के कारण +5 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल कौन होगा सबसे ज्यादा? +3 वाला। आपको याद होगा तो ठीक है, ना तो जाकर के पढ़िएगा नोट्स में, व्हाट इज इनॉट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इनॉट पेयर इफेक्ट आप देखिएगा, बिस्मथ और एंटीमनी के लिए लगता है। दोनों के लिए मोस्ट स्टेबल कौन होता है? +3।
+3। अगला क्वेश्चन। H2SO4 क्या? H2SO4 आप जानते हैं इसका नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, भस्म नहीं है, अल्कली नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर 33। ऑक्सीजन एंड ओजोन आर। ऑक्सीजन ओजोन क्या? ऑक्सीजन और ओजोन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2। ओजोन का फॉर्मूला O3। तो ये दोनों क्या है? क्या ये आइसोटोप्स है? नहीं, आइसोटोप्स नहीं है। क्या ये आइसोमेरिज्म है? नहीं। क्या ये एलोट्रॉप्स है? हम बताए थे आपको कि एलोट्रॉप्स क्या होता है। एलोट्रॉप्स यानी कि उसका क्या होता है? मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल सेम होता है, एटम सेम एटम से मिलकर बना होता है, लेकिन दूसरा रूप होता है, उसका रूप अलग होता है। तब देखिएगा ये भी ऑक्सीजन के एटम से बना है, ये भी ऑक्सीजन के एटम से बना है, लेकिन दोनों का रूप अलग है। ये ऑक्सीजन गैस है, ये ओजोन गैस है। तो ठीक है, इसका प्रॉपर्टी भी क्या होता है? अलग अलग होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एलोट्रॉप्स। ठीक है, एलोट्रॉप्स। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? एलोट्रॉप्स है। जैसे कि व्हाइट फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस आपस में क्या है? एलोट्रॉप्स। व्हाइट फास्फोरस, येलो फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ये सब क्या है? एलोट्रॉप्स। सब तो फास्फोरस ही है, बस उसका प्रॉपर्टी क्या है? अलग अलग है। जैसे कार्बन का, कार्बन हो गया, डायमंड हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, ग्रेफीन हो गया। तो ये सब क्या है? तो ये सब एलोट्रॉप है। कार्बन है, उसी का अपरूप, अपरूप हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अपरूप। अपरूप दूसरा रूप, ठीक है, या फिर उसी को बोलते हैं ग्रेफाइट हो गया। ये सब क्या होता है? एलोट्रॉप्स होता है। ठीक है, अगला देख। आइसोटोप आप जानते हैं, आइसोमेरिज्म। द एलिमेंट फाउंड इन सी वाटर। सी वाटर में क्या पाया जाता है? सी वाटर में क्या पाया जाता है? सी वाटर में क्या पाया जाता है? सोडियम, आयोडीन, साल्ट। ठीक है, साल्ट। एलिमेंट, एलिमेंट का बात किया जा रहा है तो ये तो नहीं होगा, साल्ट नहीं होगा। ठीक है, साल्ट में ये कंपाउंड होता है, एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, एलिमेंट क्या पाया जाता है? सी वाटर में पाया जाता है आयोडीन। सी वाटर, समुद्र के पानी में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? आयोडीन। आयोडीन। नॉर्मल सोडियम नहीं रहता है, सोडियम आयन रहेगा, और सोडियम क्लोराइड आयन रहता है, NaCl। ठीक है, अलग अलग रहेगा। लेकिन एलिमेंट का बात किया जा रहा था, तो एलिमेंट कौन पाया जाएगा आपका? आयोडीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप जानते हैं कि एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक, और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? जो सजीवों में पाया जाता है, सजीव यानी कि लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, सजीवों में पाए जाने वाले कंपाउंड को क्या बोलेंगे? थिंग्स, ऑर्गेनिक। और जो निर्जीव पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, लिविंग थिंग्स यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में मेनली क्या होना चाहिए? मेनली यानी मस्ट, यानी एकदम जरूरी होना चाहिए कार्बन। क्या होना चाहिए? ठीक है, कार्बन है तभी ये ऑर्गेनिक होगा। अगर ऐसा हो सकता है कार्बन है फिर भी ऑर्गेनिक नहीं है, ऐसा हो सकता है कुछ केस में, लेकिन कार्बन नहीं है और वो ऑर्गेनिक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और कार्बन होना एकदम जरूरी है। एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट यानी होना ही चाहिए, किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। कौन? कार्बन। कार्बन होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन। 35 हो गया। 36 नंबर। डायमंड हैज कार्बन प्रोसेसिंग। ठीक है, मतलब ये पूछा जा रहा है, ये आप जानते हैं हाइब्रिडेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, डायमंड का हाइब्रिडेशन क्या होता है? डायमंड कैसे बनता है? तो कार्बन है, कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन और वो किसी कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, बहुत सारा कार्बन एक दूसरे से क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए किसमें? डायमंड में। तो कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालते हैं किसी एक कार्बन का, क्या होगा? तो ये है आपका सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? लोन पेयर होता ही नहीं है, तो 4 सिग्मा मतलब एक S 3 गो P, एक S 3 गो P, एक प्लस 3 कितना हो गया? 4। sp3 क्या हो जाएगा आपका? sp3। डायमंड में क्या होता है? sp3। इसी में अगर आपसे पूछ दे ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट का फॉर्मूला इस तरीके का होता है, कार्बन सिंगल, 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 3 ही जुड़ा होता है, तो 3 जुड़ल रहता है, एक खाली रहता है। तो यहाँ पे सिग्मा, 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 ये खाली रहेगा इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण, इसी इलेक्ट्रॉन के कारण, ये इलेक्ट्रॉन किसी से बॉन्ड नहीं बनाता है,
इसी इलेक्ट्रॉन के कारण जो है इस ग्रेफाइट से क्या करता है, करंट पास करता है। ध्यान रखिएगा, इसी इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाया है इससे क्या करेगा, करंट पास करता है, करंट में पार्टिसिपेट करता है। आप सेमीकंडक्टर अगर पढ़े होंगे तो ये चीज आपको समझ में आएगा और अच्छे से। और समझिए यहाँ पे कि इस कार्बन में क्या है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, इसलिए डायमंड क्या होता है, इंसुलेटर। डायमंड से करंट पास नहीं करेगा, लेकिन ग्रेफाइट से करंट पास करता है। किसके कारण, इस इलेक्ट्रॉन के कारण, सिंगल इलेक्ट्रॉन के कारण जो बॉन्ड नहीं बनाया। उसमें क्या हो जाएगा, तीन है, तीन होगा तो एक एस में, पी में दो गो sp2। ग्रेफाइट में क्या होता है sp2 और डायमंड में क्या होता है sp3। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 नंबर, विच मॉलिक्यूल है जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट किसका होगा, तो वो इसमें देखिए जीरो डाइपोल मोमेंट जो जिसका डाइपोल मोमेंट आपस में कट जाएगा, तो ये पूरा हाइब्रिडेशन वैसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। तो BF3 इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखते हैं, ब्रो बोरॉन हो गया, इधर होता है फ्लोरीन, इधर होता है फ्लोरीन और एक ऊपर होता है फ्लोरीन। ठीक है, बोरॉन पे किसी तरह का लोन पेयर नहीं होता। अगर यहाँ पे हम ये देखें इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा डाइपोल मोमेंट का, तो आप जानते हैं किधर से किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बोरॉन से किसके तरफ, फ्लोरीन की तरफ, बोरॉन से किसके तरफ, फ्लोरीन की तरफ, बोरॉन से किसके तरफ, फ्लोरीन की तरफ। ये दोनों मिल करके एक नेट रिजल्ट कहाँ बनाएगा, नीचे की तरफ। और ऊपर वाला और नीचे वाला आपस में होता है बराबर, इसलिए कट जाएगा, कट जाएगा तो म्यू नेट का वैल्यू, म्यू नेट का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा तो जीरो डाइपोल मोमेंट। NF3 का भी स्ट्रक्चर यही होता है, लेकिन उसमें एक झंझट है, NF3। NF3 ये स्ट्रक्चर नहीं होता, NF3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको बताता है। जैसे कि नाइट्रोजन के लास्ट में कितना है 5, आसपास कितना है 3/2, 5 3 8/2 कितना आ गया 4, 4 मतलब होता है sp3, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसा होगा, तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, 3 खत्म हो गया। टेट्राहेड्रल एक ऊपर भी रहता है, तो ऊपर रहता है तो ऊपर कौन होगा, इसमें आप देखिएगा तो कितना आया है SN, कितना आया है 4, आसपास कितना है 3, मतलब एगो क्या होगा लोन पेयर, तो लोन पेयर एगो होगा। डायरेक्शन बताइए, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, ये तीनों और उसके बराबर नहीं होता है, इसलिए इसलिए इसका डायपोलमेंट जीरो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। किसका जीरो होगा, BF3 का। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरीन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ अमोनिया। एक्सेस ऑफ अमोनिया से अगर क्लोरीन रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, समझिए। अगर क्लोरीन का हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, अमोनिया के साथ, एगो नॉर्मल है, एगो क्लोरीन का अगर एक बार रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा अमाउंट में अमोनिया लिया गया एक्सेस। ठीक है, इस बार क्लोरीन अगर एक्सेस अमाउंट में, ठीक है, ये कम है, क्लोरीन ज़्यादा है, तो क्या बनेगा, इस बार बनेगा HCl प्लस N2, HCl प्लस, अगर अमोनिया एक्सेस अमाउंट में हो तो बनेगा NH4Cl। क्या बनेगा, NH4Cl प्लस एक गैस रिलीज होगा कौन सा, नाइट्रोजन, एक गैस रिलीज होगा नाइट्रोजन। अगर क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में है तो HCl बनेगा, और अगर अमोनिया एक्सेस अमाउंट में है तो क्या बनेगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो बताइए यहाँ पे क्या दिया था, एक्सेस ऑफ अमोनिया, एक्सेस ऑफ अमोनिया मतलब क्या बनेगा, नाइट्रोजन प्लस NH4Cl, नाइट्रोजन प्लस NH4Cl। अगर क्लोरीन एक्सेस रहता तो अमोनिया कम रहता, तो बनता N2 + Cl। ठीक है, अभी ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी। 39, H3PO3 क्या है, H3PO3 अभी कुछ देर पहले ही हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, देखे हैं, बेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक, ए बेसिक यानी कि मोनो बेसिक। ठीक है, तो डायबेसिक की ट्राइबेसिक। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं H3PO3 का। तो बीच में आ जाएगा फास्फोरस, बोले थे डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन दे दीजिएगा, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और तीन बॉन्ड हो गए। तो ये ऑक्सीजन कितना बच गया, एक उधर गया तो दो को बच गया, एक O, एक O। ठीक है, अब क्या हो बच गया, एक बॉन्ड खाली रहेगा। हाइड्रोजन को देखिएगा तो हाइड्रोजन कितना है, तीन, तीन है, तो किसके साथ रहेगा, एक ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन बच गया तो यहाँ पे रहेगा। तो बताइए कितना OH है इसमें, इसमें दो OH है, एक OH और दो OH, दो OH है, मतलब बेसिसिटी कितना होगा, बेसिसिटी कितना होगा, दो, बेसिसिटी दो मतलब डाया बेसिक, डाया बेसिक।
ऑप्शन नंबर बी 39। 40 हो गया। 40 में देख रहे हैं द नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड इन साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। पीओपी यानी फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस। कौन सा बोला जा रहा है आपसे? फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस। फास्फोरस ऑक्सीजन और फास्फोरस किस में? साइक्लिक साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला आप जानते हैं? मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? मेटाफॉस्फोरिक एसिड आप जानते हैं क्या होता है? एच एच पी ओ थ्री। एच पी ओ थ्री और एक से ज्यादा होगा। एच पी ओ थ्री और एक से ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। साइक्लिक का मतलब है कि ये सब आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, सब घूम जाएगा, ठीक है। तो कैसा स्ट्रक्चर होता है देखिए यहाँ पे। एक फास्फोरस हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रहता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आपको दिखाते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो 1 मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ, तो हाँ, यही है आपका साइक्लिक साइक्लिक मेटा फॉस्फोरिक फॉस्फोरिक एसिड। मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर आप देखिए, ये वाला, ये देखिए, ठीक है। ये क्या है? एच है, पी ओ थ्री है। एच पी ओ थ्री। ये एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है। तीनों तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। कितना पीओपी बॉन्ड है इसमें? तो देखिए यहाँ पे, ये रहा एक पीओपी बॉन्ड, ये रहा दो पीओपी बॉन्ड, और ये रहा आपका तीन पीओपी बॉन्ड। कितना पीओपी बॉन्ड होता है? तीन पीओपी बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसमें आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए कितना बॉन्ड होता है, कितना पीओपी बॉन्ड होता है, इसमें कितना पीओपी होगा? तो 1 मिनट। मेटा फॉस्फोरिलेशन में कितना पीओपी होता है? 3 पीओपी बॉन्ड होता है। अगला क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड? आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बनाता है, ठीक है। फ्लोरीन बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा। इसके साथ हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन से फ्लोरीन क्या बनाएगा? एच एफ। ऑक्सीजन बनाएगा H2O। नाइट्रोजन बनाएगा NH3। इसके अलावा किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। NH3 है, HCl नहीं होता है, HF होता है, H2O होता है। आपसे पूछा कौन नहीं बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, इसका मतलब कौन नहीं बनाएगा? HCl नहीं बनाएगा, ठीक है। अगला 41 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर देखते हैं हम लोग। ये तो फॉलोइंग लोएस्ट। तो 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट बेसिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट बेसिक, ठीक है। सबसे कम बेसिक कौन होगा? तो एक है NBr3, HCl3 नहीं होगा, यहाँ पे होगा नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या होगा? नाइट्रोजन, NCl3। ये क्या होगा आपका? NCl3। Ni3 और NF3। यहाँ पे देखिएगा तो सभी ऑप्शन में आपको दिखाई देगा नाइट्रोजन, 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 नाइट्रोजन। और आपसे पूछा गया बेसिक, ठीक है। समझिएगा, एक था लेविस। कौन था? लेविस। लेविस बताया था कि एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर, ठीक है? अगर कोई लोन पेयर डोनेट कर रहा है, अगर लोन पेयर क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, डोनेट, तो उसको कहेंगे बेस। क्या कहेंगे? बेस। अच्छा, उसके नाम के साथ लगा करके उसको बोला जाता है लेविस बेस। लेविस बेस। और अब कह रहा है कि अगर कोई लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, कोई छोड़ेगा तो कोई तो लेवे करेगा। अगर कोई लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो ओकरा कहिएगा आप एसिड। एक्सेप्ट करेगा तो क्या कहिएगा? एसिड। कौन एसिड? लेविस एसिड, लेविस एसिड, ठीक है। तो आपसे क्या है? लेविस बेस। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि बेस डोनेट करेगा तो बेस, ठीक है। सबसे अच्छा बेस कौन होगा? जो आसानी से डोनेट करेगा, जो आसानी से लोन पे डोनेट करेगा वो उतना ही अच्छा होगा। मतलब उतना ही अच्छा क्या होगा? बेस होगा, बेसिक होगा, ठीक है। तो लोन पे कौन आसानी से डोनेट करेगा? अपने पास ऑप्शन है। अच्छा,
तो वो अच्छा होगा। और जो आसानी से डोनेट नहीं करेगा, जो आसानी से डोनेट नहीं करेगा, वो लोएस्ट बेसिक होगा। क्या होगा? लोएस्ट, सबसे कम बेसिक होगा। और सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? जो आसानी से डोनेट कर देगा। ठीक है, हाईएस्ट बेसिक कह सकते हैं। या फिर आसानी से डोनेट नहीं करेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? लोएस्ट बेसिक। ऑप्शन है, चेक करते हैं कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिड है और बेस है, और कौन लोएस्ट बेस है। ठीक है, देखिए कौन आसानी से डोनेट करेगा, समझिए ध्यान से। सबसे पहला ऑप्शन ले लेते हैं NF3। क्या ले लेते हैं? NF3। ठीक है, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा। लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये बेस कहलाएगा। तो ये चाह रहा है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, ये चाह रहा है नाइट्रोजन कि हम लोन पेयर किसी को दे दें, लोन पेयर अपना वाला किसी को दे दें। अच्छा, लोन पेयर का मतलब इसमें क्या है? दो गो इलेक्ट्रॉन ही तो है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक बात बताइए, इसके साथ कौन है? नाइट्रोजन के साथ फ्लोरीन। कौन है नाइट्रोजन के साथ? कौन है? फ्लोरीन। अब फ्लोरीन को आप जानते हैं सबसे बड़का गुंडा, सबसे बड़का गुंडा। गुंडा मतलब किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन ये हमेशा चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मेरे साथ रहे, मेरे साथ, किसी को नहीं देना है। और जैसे नाइट्रोजन कहेगा फ्लोरीन को, हाँ क्या हम अपना लोन पेयर को डोनेट कर दें, नाइट्रोजन फ्लोरीन एक बार गुस्सा आएगा, कहेगा मेरे रहते डोनेट करेगा, नहीं करना है इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट। ठीक है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर क्या आसानी से डोनेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा, तो क्या ये अच्छा बेस होगा कि खराब बेस होगा? ये खराब बेस होगा। ठीक है, खराब बेस होगा, क्योंकि लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं कर रहा है। कौन नहीं करने दे रहा है? फ्लोरीन नहीं करने दे रहा है। और आगे हम, मेरे साथ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको जल्दी देंगे, देने नहीं देंगे। लेकिन अब दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग, NI3। NI3 सबसे पहले तो ये समझिए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसके पास होता है? फ्लोरीन। इसीलिए इसको कहते हैं सबसे बड़का गुंडा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? आयोडीन। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? आयोडीन। तो नाइट्रोजन कहेगा आयोडीन को हम अपना लोन पेयर डोनेट करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, दे दें। तो आयोडीन कहेगा हाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं हमको, हम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ी हैं कि हमको इलेक्ट्रॉन लेके रखेंगे, नहीं। तो ये कहेगा कि दे दो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो NI3, NI3 क्या होगा? अच्छा बेस होगा, अच्छा बेस होगा। ठीक है, NF3 को नाइट्रोजन पे डोनेट करने से कौन रोक रहा था? फ्लोरीन रोक रोक रहा था। तो ये खराब बेस है और ये अच्छा बेस है। तो कहा जा रहा है कि बताइए सबसे खराब बेस कौन होगा? सबसे खराब बेस कौन होगा? NF3। कौन होगा सबसे खराब बेस? NF3। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सबसे खराब बेस हो जाएगा NF3। NCl ये सबसे अच्छा बेस है, ये बीच बीच रहा है। ठीक है, सबसे अच्छा और सबसे खराब। अच्छा, एक और चीज है, जो सबसे खराब बेस होगा, जो सबसे खराब बेस होगा, वो सबसे अच्छा एसिड होगा। तो वो सबसे अच्छा एसिड होगा। और जो अच्छा बेस होगा, जो अच्छा बेस होगा, खराब एसिड होगा। उल्टा चलता है, खराब एसिड होगा मतलब जो अच्छा बेस है, तो बेस से ना अच्छा हो सकता है क्योंकि एसिडो अच्छा होगा नहीं। अगर वो बेस अच्छा है, इसका मतलब वो एसिड के मामले में क्या है? खराब है। और जो एसिड खराब, सॉरी बेस खराब है, जिसका बेस यानी कि बेसिसिटी उसका कम है, तो आप कह सकते हैं कि वो एसिड के मामले में अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। 42 में क्वेश्चन समझते हैं, हो गया। 43 समझ देखते हैं। 43 में देखिए क्या कह रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताइए। क्या बताइए हमको? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब ये क्वेश्चन पढ़े हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मतलब कौन? जो सबसे खराब बेस हो। और सबसे खराब बेस कौन था? NF3। सबसे खराब बेस कौन था? NF3। खराब बेस था मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट यानी अच्छा वाला, अच्छा वाला क्या होगा? एसिड होगा। ठीक है, तो इस बार भी क्या होगा? NF3। पिछला में पूछा था सबसे खराब बेस कौन, तो सबसे खराब बेस NF3। यहाँ पूछा है सबसे अच्छा एसिड कौन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन, तो NF3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 करा विच मेटल बिकम इनएक्टिव इन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। यानी कि HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड।
नाइट्रिक एसिड में कौन इनएक्टिव होगा, कौन नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा? कॉपर करेगा, अच्छे से करता है कॉपर। जिंक अच्छे से करता है, लेड भी करता है। एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना लेता है एगो पतला सा फिल्म यानी परत, किसका? एल्युमिनियम ऑक्साइड का, Al2O3। ठीक है, ये क्या करता है, डायरेक्ट HNO3 से कांटेक्ट में लाने से इसको रोक देता है। इसलिए एल्युमिनियम जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। अगर आप इनएक्टिव मतलब रिएक्शन नहीं करता है किसके साथ? कंसिडर HNO3। तो कौन? एल्युमिनियम। इसीलिए हम लोग नाइट्रिक एसिड को एल्युमिनियम के बर्तन में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लिखवाया गया था ये बात, आपके नोट्स में है आपका। 45 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड? कौन कलर्ड है? आप याद कीजिए, रिएक्शन करवाया था नाइट्रिक एसिड का HNO3 का रिएक्शन करवाए थे जिंक के साथ, HNO3 का रिएक्शन करवाए थे कॉपर के साथ। यहाँ पे आप पढ़े होइएगा कि अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड है तो बनेगा जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 2, और यहाँ पे बनेगा कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 2, प्लस इसमें बनेगा पानी। ठीक है, और इसमें बनता था, एक गैस रिलीज होता था NO2, और एक गैस रिलीज होता था इसमें भी NO2। और इस NO2 कौन कलर का होता था? ब्राउन कलर का। ये रिएक्शन हम लोग करवाए थे। ठीक है, और इसी वीडियो पे ये रिएक्शन फिर से हम अपलोड कर देंगे आपको, आप लोग देख लीजिएगा बाद में। ठीक है, तो NO2 कौन कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन, हल्का सा लालपन भी होता है और ब्राउन होता है। कौन कलर होता है? बताना। बीच ऑफ द फॉलोइंग कलर, किसमें कलर होता है? NO2 में कलर होता है, अमोनिया में नहीं होता है, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस में नहीं होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में नहीं होता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज कलर्ड? तो हो गया। 46 कहाँ गया? हाँ, द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर इज, कंपोनेंट ऑफ एयर, यहाँ पे एक चीज छूट गया, यहाँ पे होगा H2। ठीक है, तो कह रहा एयर का मेन कंपोनेंट क्या है, एयर में क्या क्या पाया जाता है? तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, ओकरा बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखो कौन कौन है? एल्युमिनियम पाया जाएगा एयर में? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ज्यादा पाया जाता है? नहीं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन पाया जाता है? नहीं। कौन कौन हो गया? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी। 47, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज, पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? पी ऑर्बिटल यानी कि आप जानते हैं एस ऑर्बिटल, पी, डी और एफ। एस का शेप स्फेरिकल, स्फेरिकल। ठीक है, पी का शेप होता है डम्बल, डम्बल। ठीक है, और डी का शेप डबल डम्बल, डबल डम्बल। ठीक है, और एफ का शेप क्या होता है? कॉम्प्लेक्स शेप का होता है ये, तो इसका शेप हम लोग याद नहीं करते। तो तीन को शेप याद रखिएगा, एस का स्फेरिकल, पी का डम्बल और डी का डबल डम्बल। तो आपसे पूछा था पी का क्या होगा, तो क्या होगा? डम्बल होगा, डब्लू नहीं होगा, पी होगा, डम्बल। पी का, ये डी का है और ये एस का। 47 हो गया। 48, अभी तो फॉलोइंग एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय साल्ट केक फर्नेंस। ठीक है, और कौन एसिड है जो साल्ट केक फर्नेंस के द्वारा बनाया जाता है? एक प्रोसेस होता है साल्ट केक फर्नेंस के द्वारा हम लोग HCl को बनाते हैं। ठीक है, ऑस्टवाल प्रोसेस होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उसी तरीके से HCl बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं साल्ट केक फर्नेंस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 48, 49, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन HF, HCl, HBr एंड HI, ये चारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा? तो बताइए, हाइड्रोजन है इसके साथ, हाइड्रोजन। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था आर्हेनियस। ठीक है, आर्हेनियस क्या बोला था? जो H+ देगा वो एसिड, जो OH- देगा वो बेस। तो एकरा पास हाइड्रोजन है तो H+ देगा, H+ देगा तो एसिड है, लेकिन सबके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसीलिए पूछा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, सबसे मजबूत कौन है, सबसे अच्छा कौन है? तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहने का मतलब है कि वह कंपाउंड या फिर एसिड जो एकदम आसानी से H+ दे दे, एकदम आसानी से H+ दे दे, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। जैसे कि हो गया HF, हो गया, अगला है HCl, अगला है HBr और अगला है HI।
ठीक है। आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सबका जैसे जैसे नीचे जाते हैं साइज बढ़ता जाता है, तो साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड भी बढ़ेगा। इसका बॉन्ड छोटा, इसका बॉन्ड इससे बड़ा, इसका बॉन्ड इससे भी बड़ा और इसका बॉन्ड इससे भी बड़ा। एक बात बताइए, कहाँ से हाइड्रोजन आसानी से भाग जाएगा? कहाँ से भाग जाएगा आसानी से? फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से। तो फ्लोरीन से नहीं भाग पाएगा आसानी से। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन हाइड्रोजन को पकड़ के रखेगा। ठीक है। इस थोड़ा सा दूर हो गया तो उसके मुकाबले में ये भाग जाएगा ज़्यादा। ये थोड़ा सा और दूर हो गया तो उसके मुकाबले में ये और वो भाग जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा दूर हो गया तो यहाँ से हाइड्रोजन आसानी से निकल सकता है। और यहाँ से हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा, इसका मतलब है ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ये आसानी से हाइड्रोजन रिलीज करेगा, हाइड्रोजन आसानी से मिलेगा, तो इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन हो गया आपका? अच्छा, हाइड्रोजन आयोडाइड, या फिर कह सकते हैं हाइड्रो आयोडिक एसिड। हाइड्रो आयोडिक एसिड। अगला लास्ट क्वेश्चन है, SF6 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। इसमें SF6 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलती है लेकिन आप समझिए इसका मतलब यही है। कह रहा है कि SF6 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो सीधी सी बात है, SF6 सल्फर का निकालना आता है एक्स। एक फ्लोरीन -1, 6 फ्लोरीन -6 बराबर 2 पोर्टल पे चार्ज 0। तो एक्स बराबर कितना हो गया? +6। एक्स बराबर हो गया +6। तो चलिए, हम लोग अभी तक कितना ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं? 50 MCQ कर चुके हैं। कौन चैप्टर का? पी ब्लॉक एलिमेंट्स का 50 क्वेश्चन हम लोग अभी तक कर चुके हैं। अभी और लगभग 100 क्वेश्चन अभी और करेंगे हम लोग। लगभग 100 क्वेश्चन अभी और करने वाले हैं। ठीक है, ये सेकेंड वीडियो था आपका, सेकेंड वीडियो था। ठीक है, सेकेंड वीडियो था। ठीक है, आगे आएगा थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो। उसमें उसमें अभी हम लोग 100 क्वेश्चन अभी और करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन सब आपको पहला बार देख रहे हो उसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जो 51 से स्टार्ट होगा और आगे की तरफ चलेगा। ठीक है, तो